अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रॉस टॉक और मैं हूं नाइमा तारिक। पनामा केस के फैसला आने का बाद जो है वो हुक्म दिया गया जेआईटी की तश्कील देने का। जब से ये हुक्म सामने आया है हम मुल्क में एक सियासी महाज का आगाज़ होता देख रहे हैं। और ये सियासी बयानबाजी तो अपनी जगह, लेकिन आज पाक फ़ौज की जानिब से भी एक बड़ा बयान सामने आ गया है और ऐसा कहा गया है कि जो जेआईटी दी जाएगी उसकी तश्कील में पाक फ़ौज अपना किरदार भरपूर अदा करेगी और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके एतमाद पर भी पूरा उतरेगी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर और कुछ दीगर मामलात पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी तारिक महमूद साहब। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब, जबकि न्यूयॉर्क से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर डेली टाइम्स और सीनियर सहाफ़ी हैं रज़ा रूमी साहब। अपनी गुफ्तगू का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। हाफिज़ तारिक साहब, आपकी तरफ आते हैं। पाक फ़ौज की तरफ से आज बड़ा बयान दिया गया है, आपके ख्याल में क्या ज़रूरत महसूस हुई पाक फ़ौज को कि जेआईटी पर उन्होंने अपना बयान दे दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल था कि शहजाद साहब गुफ्तगू करते शुरू में तो बेहतर, लेकिन अब आपने पूछ ही लिया। मैं तो एक तो दोनों बयानात को एक ही सिलसिले की कड़ी समझता हूँ, एक ये वाला बयान और एक इससे पहले आज गो के कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के नतीजे में ये बात सामने आई है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि दोनों की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक मखसूस जो सियासी हालात पैदा हो गए हैं जिसके अंदर स्पेशली जो DGISI है उनकी कुछ रिश्तेदारी को लेके और बिला वजह एक उसको तनाज़ा बनाने की कोशिश और उसको एक पॉइंट स्कोरिंग या उसको मीडिया के अंदर अपने हवाले से चीज़ों को पोर्ट्रे करने की जो कोशिश है, तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों बयानात उसी तनाजुर में दिए गए हैं। पहले बयान के हवाले से तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि उसमें शायद अल्फाज का बेहतर चुनाव हो सकता था और ज़रूरी नहीं था कि आप उसके अंदर किसी एक शख्सियत का हवाला देते, आप उसमें बताया जा सकता था। और हकीकत भी यही है कि जो हमारी फोर्सेस हैं उनका जो रिश्ता है वो सबसे पहले अपनी सरजमीन के साथ है, अपनी मट्टी के साथ है और उसके बाद बाकी सारे रिश्ते शुरू होते हैं। हमारा जो जवान है वो अपने घर में अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपने बच्चों को छोड़ के जाता है सिर्फ़ और सिर्फ अपने वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए। तो तमाम तर रिश्तेदारियाँ जो है वो सेकेंडरी हैसियत रखती हैं, जो वतन से रिश्ता है वो सबसे पहले है और उसकी प्रायोरिटी है। तो आज जो बात की गई है उसके अंदर बड़े इंटरेस्टिंग दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए कि जो भी अब जो जिम्मेदारी दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि उनको इन्वॉल्व कर दिया है, ये एक अलहदा बहस है कि उनको इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि उनका बनता नहीं था इसके अंदर डाले, लेकिन चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो गई है तो दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। एक लफ्ज़ हुआ लीगल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, यानी जो भी लीगल उसके फ्रेमवर्क होंगे या जो चीज़ें होंगी उसके अंदर करेंगे और उस लीगल पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए जो भी चीज़ ट्रांसपेरेंट हो सकती है या जो जिसकी तवक्को कौम को फ़ौज के साथ और इंस्टीट्यूशन के साथ है वो उसके ऊपर पूरा करने की कोशिश करेगी। अब जेआईटी का किरदार क्या होता है, जेआईटी कितना काम करती है और उसके अंदर ये जो दो रिप्रेजेंटेटिव हैं ISI और MI के, वो क्या अपना किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि पूरी जेआईटी अगर अपना किरदार अदा ना कर सके और उसका फेलियर हो तो वो साथ में इनको भी उसी तरीके से घसीटा जाएगा। ये एक बहुत लंबी चौड़ी डिबेट है, लेकिन एक चीज़ पे मैं आज ज़रूर चाहूँगा कि शहजाद चौधरी साहब गुफ्तगू करें, वो ये है कि ट्विटर ट्रेंड के ऊपर हम बहुत सारी अपनी जो इस तरीके के ऑफिशियल अनाउंसमेंट हैं, जो पिछले दौर में जनरल बाजवा ने एक रिवायत डाली थी कि ट्विटर के ऊपर हम अनाउंसमेंट कर देते हैं और वो अनाउंसमेंट सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक नहीं रहती, उसके बाद अगर शहजाद साहब आप जाके देखें कि आप एक खुली डिबेट की दावत देते हैं जिसमें जो दिल चाहता है, जिसका दिल चाहता है वो आता है और फौज को जो है तज़ीक का निशाना बनाते हैं, अपने अपने कमेंट्स देते हैं। आपको कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, अपना ऑफिशियल वर्जन देना है, तो जिस तरीके से बाकी चीज़ें हैं कि मीडिया को जो है वो ईमेल्स कर दी जाती हैं या उनको जो ऑफिशियल तरीका है या उनके ग्रुप्स हैं उसमें दे दी जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी अब संजीदगी इसके साथ सोचने की ज़रूरत है कि ये जो ट्विटर है उसके अकाउंट का क्या इसी तरीके से इस्तेमाल जारी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा ख्याल है मैं एग्री करता हूँ, वो जो जितनी बातें आपने की उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जेआईटी के मामले में या जेआईटी के तनाजुर में जो गुफ्तगू आपने फरमाई बिल्कुल मुनासिब है कि मेरा भी ख्याल है कि उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। उनके पास कोई इतनी ख़ास काबिलियत इस तरह के जो जराइम हैं उनको तहकीक करने के लिए, तफ्तीश करने की नहीं है। वो उसी तरीके से तफ्तीश कर सकते हैं जिस तरीके से शायद कोई आम पुलिस वाला या रेंजर्स या इस किस्म के लोग कर सकते हैं। बेशक उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़रा बेहतर होंगी, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि टेक्निकली वो ज़्यादा इक्विप्ड हैं इन चीज़ों के लिए। बहरहाल एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आपकी एक स्टेटमेंट में अलबत्ता अगर आप इजाज़त दें तो तस्हीह करना चाहूँगा
कि कौम से उनको जो तवक्कुआत हैं वो उस पे पूरे नहीं उतरेंगे, वो जो सुप्रीम कोर्ट को उनसे तवक्कुआत होंगी वो उस पे पूरे उतरेंगे। यानी उनका जवाबदेही ठीक। जीआईटी के जो हेड हैं, जो कि एडिशनल डीजी एफआईए होंगे, उनको होगी, और एडिशनल डीजी एफआईए सुप्रीम कोर्ट के आगे जाके अपना मामला लेके जाएंगे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मसला है कि वो किस तरीके से हैंडल करता है। पाकिस्तानी अफवाज को जितना मुमकिन हो उतना दूर रहना चाहिए हर ऐसी सियासी चपकलश, सियासी तनाज़े और सियासी मंजर से जिसके अंदर के उनको खाम खाम में घसीटे जाने की कोई ना कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद हो। तो ये तो मेरा बुनियादी नुक्ता हो गया एज़ फार एज़ जीआईटी और सुप्रीम कोर्ट के सब्सिक्वेंट जो फैसला है उसके बारे में। अब आपकी बात आ गई कि आज के दौर में क्या ट्विटर का जो रोल है, ये क्या है, क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, 2011 वाला जो साल था वो काफ़ी मुश्किल साल था पाक फ़ौज के लिए। यानी उसके अंदर दो मामलात हुए, उसामा बिन लादेन का, और उसके बाद फिर ये हुआ कि सलाला का मामला हुआ। अब इन दोनों चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान का तनाजुर और तारीख़ ऐसी है कि पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर कोई ना कोई कदगन हमेशा लगी रही और उनको किसी न किसी तरीके से मामलात में घसीटा गया। ख्याल ये था 2011 में, आज से 6 साल पहले, कि पाकिस्तानी अफवाज का खातिर खा रिप्रेजेंटेशन मीडिया में नहीं हो पा रही, ख़ास तौर पे एक ऐसे मीडिया में जो कि इतना फैल चुका है, अब उसमें सोशल मीडिया भी ज़ाहिर है कि उसके बाद शामिल हो गया। तो ये तमाम चीज़ों को जब पाकिस्तान अफवाज का नुक्ता नज़र देने के लिए जो इनका ISPR है उसको मॉडर्न लाइन्स पे इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, ये 2011 की सोच है। वो अब खातिर खा काम कर सका, फ़ाल है, या अब उसके इस तरह का रोल अदा करने से कुछ नेगेटिव्स भी निकल रहे हैं, ये वो सबक हैं जो कि पाक फ़ौज, ISPR का इदारा और हम सब सीख रहे हैं। गालिबन इनको थोड़ा कर्टेल करना पड़ेगा अपने इस मामले को। पाक फ़ौज किसी भी तरीके से कंपेटिटिवली इंगेज नहीं हो सकती पाकिस्तान की सियासी सोचों के साथ या ऐसे ग्रुप्स के साथ जो कि इस किस्म की सोच लेके चलते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स हों। तो मेरा ख्याल है इस पर थोड़ा सा चेक रखने की ज़रूरत है। आपकी बात में काफ़ी वज़न है, इसको देखा जाना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि शायद देखा जा भी रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि पिछले जो दौर था ISPR का, उसमें और इसमें काफ़ी हद तक एक तब्दीली है, लेकिन और तब्दीली लाने की ज़रूरत है। जी, रज़ा रूमी साहब, आप ही की तरफ आते हैं और आपसे भी इसी मामले पर बात करेंगे। जो आज अहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, आपके ख्याल में क्या पाक फ़ौज की तरफ से कोई तासुर देने की कोशिश की गई है जो मुल्क की अभी सियासी सूरत हाल है उस पर? जी, देखिए, एक तो जो अभी इन्होंने हाफ़िज़ भाई ने कहा कि बहुत सारे सवालात उठाए गए, उँगलियाँ भी उठाई गईं, जो रिश्तेदारियों का मसला है PMLN और सीनियर जो हैं आर्मी के ऑफ़िशियल्स उनके दरमियान। तो मेरे ख़्याल से एक तो ये उसका भी शायद रिस्पॉन्स था एक हद तक, मगर इससे बड़ी चीज़ ये है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में जो अक्सरियत थी बेंच की, उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल नहीं किया, और बल्कि उन्होंने जीआईटी बना दी जो कि सबके इल्म में है, और उसके अंदर 2 जो है मेंबरान ऐसे रखे जो कि सर्विंग होते हैं ऑफिसर्स आर्मी के। जीआईटी में जो है मिलिट्री MI भी होगी और ISI भी होगी, और दोनों की मोस्ट लाइकली उसमें ख्वाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो जाएगी। तो वो जो बॉल उन्होंने फेंका है फौज की तरफ, तो फौज ने उसका एक मेरे ख्याल से कौम को ये भी बताया कि वो अपना ड्यू रोल जो है, जैसे कि ISPR के चीफ हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया कि वो प्ले करेंगे, और उससे यही बताने की कोशिश की गई है कि वो इम्पार्शली इसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसकी बजा आवरी करेंगे। देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट आइन के अंदर ये बड़ा वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई हुक्म देती है तो फिर गवर्नमेंट की हर ब्रांच जो है और हर हुकूमती इदारे के ऊपर उसकी तामील लाजिम होती है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है, और इसका जो है खैर मकदम करना चाहिए, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा मसला उठा है वो ये भी उठा है कि FIA और NAB और दीगर जो सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, एंटी करप्शन के इदारे हैं, वो तो ऑलरेडी बड़ी बुरी तरह से टेंट हो चुके हैं, और ये पनामा केस की समाअत के दौरान बार-बार ज़िक्र हुआ
एफआईए का भी जिक्र हुआ, नैब का भी जिक्र हुआ, सुप्रीम कोर्ट के कई जज साहिबान ने अदम एतमाद का इजहार किया, जजमेंट में भी कुछ ऐसे रेफरेंसेज हैं। तो अगर बिल्कुल ही ये तफ्तीश उनके हवाले कर दी जाती तो फिर यकीनन सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी जो फैसले की रूह है शायद वो सही तरह से उस पर अमल दरामद ना होता। मगर इसके साथ एक और अलग सवाल ये भी है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट की हम सब ताज़ीम करते हैं, मगर ये फैसला उनका जो है इसके ऊपर ये सवाल ज़रूर उठाया जा सकता है कि इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस या आईएसआई के पास कौन सी ऐसी एक्सपर्टीज़ है जो कि माविन साबित हो सकती है मनी लॉन्ड्रिंग या ये मनी ट्रेल जिसे कहा जा रहा है शरीफ खानदान के खिलाफ उसको आगे लाने में। अगर आप इन दोनों इदारों की जो मैंडेट है और जो उनका टीओआर है वो आप देखें तो उसमें तो दाखिली और खारजी जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर कड़ी नज़र रखना और इंटेलिजेंस गैदर करना काम है। मगर ये जो फाइनेंशियल ऑडिट है या करप्शन की जो तफ्तीश है ये उनके ज़िम्मे तो नहीं है। जो लेकिन यही बात शहजाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि कोई ऐसी वजह समझ में नहीं आती। ये हो सकता है कि जजेस के जहन में हो कि वो कोई इस जीआईटी की क्रेडिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो या कोई हो, क्योंकि हमारे जी, यहाँ अमूमी परसेप्शन यही है कि जो है जिसके अंदर आईएसआई है, एमआई हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो इतनी अच्छी है कि जी उसकी वजह से सारी चीज़ें। लेकिन इस तरह की अगर चीज़ें होंगी तो मुझे तो लगता है कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सवालिया निशान बन जाएगा। जो डॉन लीक्स वाला देखिए मामला है, मैं देखिए ना, शहजाद साहब से नहीं भी देखिए चाहूँगा कि मैं बात खत्म कर हाँ लूं कि जी वो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए ही किया गया है। जी क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप सर्वेस भी देख लें जितने हर साल सर्वे होता है तो लोग सबसे ज्यादा एतमाद जो होता है वो अफवाज पाकिस्तान पे बिल्कुल वो उनका होता है। उसकी वजह ये कि वो नॉन नॉन पॉलिटिकल होती हैं, उनकी प्रमोशंस वगैरह में मेरिट होता है और आर्मी ने अपना जो निज़ाम है उसको इंसुलेट भी किया होता है जो बाकी मुल्क में सियासी अवामिल होते हैं। तो उस तरह से इदारों के ऊपर और पाक फौज के ऊपर तो बहुत हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट है। तो जी शायद ये भी वजह होगी कोर्ट का ये करने की। मगर उससे बड़ी जो इशू है देखिए वो सियासी तनाजुर में इस तरह से है कि पाकिस्तान में जो बड़े पावर प्लेयर्स हैं उनमें कोर्ट्स, फौज और पार्लियामेंट हैं। और ये तीन जो पावर के खतून हैं ये इस वक्त गेम तो उनके दरमियान चल रही है। क्योंकि देखिए पानामा सिर्फ एक कानूनी केस नहीं है, ये असल में तो एक सियासी केस है। बिल्कुल सही। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के फ्लैट तो 1990s में खरीदे गए थे, ये कोई 2017 में हम आज तो इससे पहले अच्छा, मुशर्रफ साहब का दौर रहा, उससे पहले जी कई और गवर्नमेंट्स रहीं। क्यों नहीं इसके ऊपर हुई कार्रवाई? सोचने की बात है ना। तो मैं जी ये शहजाद जी साहब जी जी। तो मैं और इसमें थोड़ा आखिरी सा ऐड कर पॉइंट लूँ कुछ। जी शहजाद साहब जी शहजाद साहब आप बताइए। नहीं, रजा रजा बात मुकम्मल करना चाह रहे हैं, बात मुकम्मल कर लें। हाँ, नहीं, मैं आईएसपीआर के हवाले से बात कर रहा हूँ कि देखें ट्विटर और फेसबुक ये दुनिया भर में अब नए मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। और जितने सर्वे पाकिस्तान में भी देखिए तो लोग जो हैं फेसबुक को ज़्यादा फॉलो करते हैं बनिस्बत वेबसाइट्स के। टीवी के जो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं वो भी अब ऑनलाइन देखे जाते हैं। तो इसलिए इसमें कोई हरज नहीं है कि आर्मी डायरेक्टली बात करती है और उनको बिल्कुल ये करना भी चाहिए जो शकूक व शबात उठाए जाते हैं उसका वो जवाब भी देगी। ये कारगिल से मामला स्टार्ट हुआ था जब पाकिस्तान आर्मी ने रियलाइज किया कि मीडिया में जो और ख़ुसूसन ग्लोबल मीडिया में भी जिस तरह की पाकिस्तान के बारे में कवरेज होती रही और फिर 2011 का जिक्र किया शहजाद साहब ने और वो बिल्कुल उससे भी जुड़ा हुआ है। लेकिन एक इसमें जो एहतियात की बात है वो ये है कि बाज़ औक़ात इस पे जो पॉलिसी की बातें होती हैं, मसलन अगर आपको याद हो पिछले दौर में जब ईरान के सदर यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त आईएसपीआर की जानिब से ट्वीट्स की जा रही थी जो कि मेरे ख्याल से डायरेक्टली फॉरेन ऑफिस को करनी चाहिए थी या डिफेंस मिनिस्ट्री को करनी चाहिए थी। वो शायद उस वक्त उनका काम नहीं था। लेकिन जी ये बात मैं इत्तेफाक करता हूँ शहजाद साहब से कि अभी तो बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। पिछले दौर में तो वो एक अलग ही तर्ज से आईएसपीआर काम कर रहा था। अच्छा रजा, जी रजा एक छोटा सा आपके सवाल का जो आपने नुकात उठाए जी उसमें जो चीज़ एक ख़तरा भी है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्रेडिबिलिटी के लिए उनको शामिल किया गया। ख़तरा ये है कि देखिए ये जो मामला है पनामा केस का, इसके अंदर सबूत तो फराहम करने हैं नवाज शरीफ साहब ने और उनकी जी फैमिली ने। फैमिली ने अच्छा, अब वो अगर वो सबूत फ्राहम नहीं करते या उनके पास मौजूद नहीं है या हो नहीं पाते किसी वजह से,
तो क्या इसका मतलब ये होगा कि इतनी बड़ी क्रेडिबल वाली JIT जिसमें ISI और MI भी शामिल थे वो भी नहीं ले सके जब उनसे सबूत, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो JIT है ये फेल कर गई और बावजूद इसके फ़ौज और ISI और MI फेल कर गई। अब देखिए MI और ISI के पास तो कोई और ज़राए नहीं है नवाज़ शरीफ साहब से सबूत लेने के सिवाय इससे कि वो उनके पास जाएं या उनको बुलाएं और जाके उनको ये सारी JIT उनसे कहे जी कि आप हमें सबूत फराहम करें। ये सवालात हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाए गए हैं। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट भी और JIT भी बड़ी जल्दी उन लिमिटेशंस पे पहुंचेगा जहां पर एक सर्टेन हद से आगे वो नहीं जा पाएंगे। और मुझे लगता यूँ है, अल्लाह करे ऐसा ना हो और वो नवाज शरीफ साहब के पास अगर कोई और सबूत हैं तो वो फराहम करें, लेकिन एंटायरली बॉल इस वक्त नवाज शरीफ साहब के कोर्ट में है कि वो कितना शेयर कर सकते हैं और कितना करना चाहते हैं। शहजाद ठीक साहब, है, ये जो आप ये इनकी एक- बात से जी, मजीद जी, इत्तेफाक जी, जी, एक चीज शहजाद साहब एक चीज और एक चीज और, ये मामला सियासी नहीं है। काइंडली इसको सियासी ना कहिए, इसको शख्सी मामला कहिए। सिर्फ ये है कि जो शख्स अवेलेबल जो इसमें इन्वॉल्व है उसकी ज़ात अपने ओहदे के हिसाब से बहुत बड़ी है और वो नवाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। ठीक तो है, क्योंकि इसी अगर वो हट जी भी जाए शहजाद साहब, तो ना सियासी बसात लिपटती है। ठीक है, आपकी बात ना से ही बिल्कुल प्राइम शहजाद मिनिस्टर साहब इत्तेफाक करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक नहीं लेने ऐसे नहीं भाई, एक मिनट नाइमा भी जी शहजाद साहब आप बात कीजिए, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। प्लीज लेट मी कंप्लीट व्हाट आई हैव टू से। जी ना ही सियासी बसात लिपटती है, ना ही PMLN की हुकूमत ख़त्म होती है। नवाज शरीफ साहब अगर हट भी जाते हैं तो किसी और को अपनी जगह पे कायम बिठाते हैं वज़ीर आज़म के तौर पे और ये अपना दौर मुकम्मल कर सकते हैं, वक्त पूरा कर सकते हैं 5 साल का। इसलिए सियासी नहीं है, मेरा ख्याल है शख्सी है, लेकिन शख्स चूँकि इम्पोर्टेंस है इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस बनती है इस सारे केस की। ठीक है, इसी पर ब्रेक से वापस आकर मज़ीद भी हम आगे अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहे थे। रज़ा साहब, आप कुछ पनामा केस के फैसले के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, तो आगे अपनी कंटिन्यू कीजिए गुफ्तगू को। जी, बस मैं मुख्तसर सा मेरा कमेंट है और वो ये है कि देखिए, अदालत जब कोई फैसला देती है वो यकीनन बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं पनामा वाले केस में कि बहुत से लोगों को मायूसी भी हुई है। शायद वो तवक्को कर रहे थे कि एकदम कोई सुप्रीम कोर्ट कोई बहुत बड़ा झटका लगा देगी, ऐसा ना हुआ। मगर जिस तरह की गुफ्तगू और जिस तरह की डिबेट की जा रही है पाकिस्तान में, टीवी के ऊपर भी, अखबारात में भी, वो हमेशा की तरह जो है ना, उस पर तशवीश होती है थोड़ी सी। क्योंकि देखिए, एक तो मुख्तलिफ तरह के बिल्कुल सबूत के बगैर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि फलाने जज के साथ ये कर दिया, फलाने को वो प्लॉट दे दिया। अच्छा, फिर ये कि फैसला जो है वो पहले से मौजूद था नवाज शरीफ के पास, उसको बदल दिया गया आखिरी वक्त के पास। मेरे ख्याल से एज मीडिया पर्सन्स हमारी ये अवलीन जिम्मेदारी है कि हम सुप्रीम कोर्ट को अगर हमें उनके फैसले पर एतराज़ात भी हों अगर, लेकिन हम उनको मलाइन ना करें। और मुल्क में इस तरह से इदारे जो हैं वो वीक होते हैं। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दानिस्त में 3 जजों ने कुछ सोच समझ के फैसला दिया होगा ना कि उन्होंने JIT बनाई और उन्होंने नवाज शरीफ को नहीं निकाला, तो कम से कम उनका एहतराम तो हम ये करें। और यही वजह है कि वो JIT के हवाले से भी फिर वो चीफ ऑफ ISI जो हैं उनके बारे में भी स्पेकुलेशन स्टार्ट होगी तरह तरह की। और ऐसे लंबे लंबे वो मैंने देखे, टीवी शोज भी कुछ देखे, अखबारात में भी देखे, कॉलम्स में भी आ रहा है जिक्र। तो ये मेरे ख्याल से इदारों के ऊपर इस तरह से उंगली उठाना अपनी सियासी वो एक यूँ समझिए सेंटिमेंट में, वो ठीक नहीं होता। तो मेरी सबसे अपील ये है कि कुछ टाइम दीजिए। अगर JIT नहीं परफॉर्म करेगी, बिल्कुल हमें आके हम सवाल करें, लेकिन मलाइन नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो आपने बात की ना कि जी जिस तरह के अमूमी लोगों को मायूसी हुई है, मैं यहाँ पे एक बात आपकी ऐड कर दूँ क्योंकि हमने बड़े इंपॉर्टेंट अगले टॉपिक पे भी गुफ्तगू करनी है। वो ये कि जितनी मायूसी जिस तरफ आपका इशारा है एक अमूमी तरफ, जितनी मायूसी पनामा लीक्स के फैसले से हुई है उससे ज़्यादा मायूसी आपको डॉन लीक्स की जो रिपोर्ट और उसका जो फैसला है जब वो सामने आएगा तो उससे होगी। जो हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक चौधरी निसार अली खान साहब जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह रहे थे कि रिपोर्ट आइंदा 2 से 3 रोज़ में आ जाएगी, उस वक्त तक रिपोर्ट वजारत दाखिला में पहुंच चुकी थी। और उसके बाद क्या हुआ, कल सुबह जो है वो पंजाब हाउस के अंदर एक इसी से रिलेटेड एक अहम इजलास भी होना है।
रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी भेज दी गई है। और वो रिपोर्ट जिस तरीके से जस्टिस आमिर रज़ा साहब कहते थे कि जब तक कंसेंसस नहीं होगा मैं साइन नहीं करूँगा, तो आप देखिएगा कि उस रिपोर्ट में से निकलेगा क्या। उसमें हो सकता है, अभी मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बाज़ लोगों के लिए महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश हो जाए, आइंदा इस किस्म की जो वाक़यात हैं उसकी रोकथाम के लिए कुछ चीज़ें हो जाएं, और इसी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। लेकिन जो असल किरदार हैं वो मुझे डॉन लीक्स की रिपोर्ट में बिल्कुल साफ बचते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो एक मरतबा फिर जो है वो हीरोइज़्म के नारे मुझे लगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट होगी वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन एक और अहम बात आज हम करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से। मज़ार शरीफ अफ़गानिस्तान, जहां पर फ़ौजी बेस पर अटैक किया गया तालिबान की जानिब से, और यही कहा जा रहा है कि 140 से ज़ायद फ़ौजी थे जो कि इस अटैक के नतीजे में हलाक हुए हैं। शहजाद साहब, आपसे मैं इस बात करना चाहूँगी, वज़ीर दिफ़ा और आर्मी चीफ़ ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। आपके ख्याल में जो नंगरहार पर जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का अटैक किया गया था दाइश के ठिकानों पर, आपके ख्याल में क्या ये उसका एक रिएक्शन हो सकता है? जी, हो सकता है, हो सकता है। देखिए, अफ़गानिस्तान जंग में है और उनके यहाँ जो सिविल वॉर जारी है वो उनके अपने तालिबान, जिनको हम अफ़गान तालिबान कहते हैं, और उनकी हुकूमत या फ़ॉरेन फोर्सेस के दरमियान है। इस वक्त अफ़गान हुकूमत और फ़ॉरेन फोर्सेस जो हैं वो बिल्कुल तकरीबन हम काफ़ी अरसे से लेकिन एक हैं, उनको एक ही तरह से देखा जाता है उन लोगों की तरफ से जो कि उनके साथ जंग कर रहे हैं, जो कि अफ़गान तालिबान है। अब इस जंग का ना ही कोई मिलिट्री नतीजा मिल रहा है, उसकी वजह यह है कि ये उस किस्म की जंग है नहीं। ये उस वक्त तक तंग करेंगे फ़ॉरेन फोर्सेस को जब तक वो इसके लिए तैयार नहीं हो जाती कि वो या तो मुल्क छोड़ के चली जाएं या अफ़गान गवर्नमेंट तैयार हो जाए इन लोगों को आपस में सिमुलेट करने के लिए, इनके साथ एक बेहतर तरीके से बातचीत का कुछ सिलसिला शुरू हो जाए। उसके लिए कुछ दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर जंग हो रही होती है वहाँ पे इस किस्म के जवाबात, इस किस्म के हमले, इस किस्म की चीज़ें ज़रूर हो जाती हैं। अब जिस इलाके में ये बॉम्ब फेंका गया, कहने को तो वो ISIS का हेडक्वार्टर्स था, लेकिन ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा एरिया था, उसके अंदर और भी लोग होंगे। ISIS खुद अपने तौर पे पनप नहीं सकता, उसके साथ कोई अहरार होगा, कोई TTP थोड़ी सी होगी, कुछ बहुत सारे तरीके तालिबान अफ़गान तालिबान होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब के सब चूँकि जब एक जुर्म में मुलविस होते हैं, जब ये एक किस्म की जद्दोजहद, चाहे उसका रुख उस तरफ हो या हमारी तरफ हो, शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई सपोर्ट इनकी आपस में चल रही होती है और एक दूसरे की वजह से ये वहाँ पे कायम होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जंग का एक हिस्सा है और ये बदकिस्मती से बाहर के लोग यानी पाकिस्तान, ईरान, हम थोड़ी बहुत तो मदद कर सकते हैं, लेकिन बाहर सूरत इस तरह की चीज़ों का मुकाबला करना अफ़गान हुकूमत, अफ़गान अवाम, अफ़गान नेशनल फोर्सेस, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अब अपने आप को इस काबिल करें कि इन चीज़ों को या निगोसिएशन के थ्रू या जंग के थ्रू इसको ख़त्म कर सकें, ख़त्म करने की कोशिश करें। एक चीज़ याद रखें कि अमरीकी जो कि 1.5 लाख यानी नेटो फोर्सेस 1.5 लाख की तादाद तक एक वक्त में रही थी, वो भी इसको ख़त्म नहीं कर सके मुकम्मल तौर पर। तो इसलिए एक बड़ी लंबी जदोजहद है और एक कैपेबल और एक ऐसा मुल्क जिसके पास काफ़ी रिसोर्सेज हों, वो इस किस्म की लंबी जंग लड़ सकता है। अफ़गान बेचारे बहुत हारे हुए हैं पहले से और बहुत एक गरीब मुल्क है, शायद वो इस काबिल ना हो, लेकिन बाहर सूरत एक नेगोशिएशन के थ्रू इसका मामला ढूंढना पड़ेगा। शहजाद साहब, कि इसमें एक ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या अफ़गान फोर्सेस या अफ़गान पुलिस फोर्स जो है वो कैपेबल है इस तरह की चीज़ों के लिए। जो सूरत हाल अभी जब हमने मालूमात हासिल की तो ये पता चला कि जो 30,000 के करीब कोई घोस्ट फ़ौजी जो थे वो अफ़गानिस्तान से उन्होंने निकाले हैं। ये चूँकि जब अफ़गानिस्तान, आप मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, जब ये फोर्सेस या पुलिस फोर्स बन रही थी तो जितने वॉर लॉर्ड्स थे उन्होंने अपने अपने जत्थे जो थे वो सब उनके अंदर शामिल कर लिए। इसी के अंदर एक और सिनेरियो डेवलप हुआ कि तालिबान के जो लोग थे वो भी इसी तरीके से अफ़गान फोर्सेस के अंदर शामिल होकर चले गए। अब मामला ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो फोर्सेस है उसके अंदर आपको क्लियर कट डिवीज़न नज़र आती है। ये जो हमला जिसमें 150 से ज़ायद उनके फ़ौजी मारे गए हैं, उसके अंदर भी ये कहा जाए कि 4 वो फ़ौजी तो वो ख़ुद थे जिन्होंने इस हमले के अंदर शामिल थे। तो 2-3 चीज़ें जो फैक्टर हैं, एक तो करप्शन वहाँ पे इस हद तक ज़्यादा है उनकी फोर्सेस के अंदर कि वो अपना असला, गाड़ियाँ, इवन जो फूड आइटम्स हैं वो तक बेच रहे हैं। दूसरा उसके अंदर जो है वो डिवीज़न फोर्सेस के अंदर के इसी तरीके से घोस्ट फौजी, और ये कि जहाँ पे अगर फ़र्ज़ किया कि 10 की डिप्लॉयमेंट है तो वहाँ पेपर्स के ऊपर 30 लोग हैं, लेकिन शायद ऑन ग्राउंड जो है वो आपको 10 लोग भी नज़र नहीं आते। फिर तालिबान की पेनिट्रेशन
इसके अंदर। और तालिबान ने जो अपनी स्ट्रेटजी एक नई डेवलप की है कि वो एक तरफ तो ये अपनी पेनिट्रेशन शो कर रहे हैं कि हम फोर्सेस के अंदर मौजूद हैं, और दूसरा वो लोगों को भी डिस्करेज कर रहे हैं कि वो आप अफगान पुलिस के अंदर या अफगान फोर्सेस के अंदर शामिल ना हो। तो मुझे ये एक फैक्टर भी नज़र आता है कि उनकी अपनी जो कैपेबिलिटी है वो भी इस तरह की नहीं है कि इतनी बड़ी जंग या इतनी बड़ी जो चीज़ है उसको वो संभाल सके। इससे पेशतर कि आप रज़ा की तरफ जाएं, छोटा सा मैं भी इसमें जुमला ऐड करता जाऊं। देखिए, असल में काबुल का जो माहौल और काबुल की जो सोच है वो बाकी अफ़गानिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। काबुल में इस वक्त जिस किस्म के असर रसूख मौजूद हैं, जिसके अंदर कि अफ़गान हुकूमत का अपना एक रोल है, वो आपस में बटी हुई है, टूटी हुई है। अब्दुल्ला अशरफ गनी दो मुख्तलिफ अतराफ़ को हेड करते हैं। बाहर सूरत एक गवर्नमेंट के अंदर भी मौजूद हैं, यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर। फिर अमेरिका का बहुत 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 बड़ा कंट्रोल है, वो पॉलिसीज़ को भी डिटर्मिन करता है, उनको पैसे भी देता है। फिर कुछ और ममालिक, जिसमें भारत भी शामिल है, बहुत ज़्यादा असर वसूल रखते हैं। अब ये तो काबुल का माहौल हो गया। अब काबुल का माहौल बाहर के माहौल से अनरिलेटेड है और उसका कोई ताल्लुक नहीं है जो कि बाकी अफ़गानिस्तान में आपको नज़र आता है। और तो ये इस किस्म की जो डिविजन्स हैं वो कोई एक, जिसे कहते हैं ना कि एक यूनिफाइड पॉलिसी, यकसुई के साथ यकतरफा किस्म की एक पॉलिसी जो कि वो लोगों को इकट्ठा कर पाए, वो नहीं क्रिएट कर पाते जब तक मामलात अफ़गान लीडरशिप के पास वापस हाथ में मुकम्मल तौर पर नहीं जाते और ये बाहर के असर रसूख कम नहीं हो जाते। उस वक्त तक बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान के मामलात ये रहेंगे। गलती पाकिस्तान ने पहले ये की कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा ली कि जी हम अफ़गानिस्तान के अंदर इकट्ठे बिठा देंगे, हम बातचीत नहीं, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, हम नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। अब वो नहीं है तो फिर आप दूसरा उसका अमल ये था कि फिर आप अपने आप को अलहदा करना शुरू कर दो फिजिकल तौर पे। वो अब इन्होंने बहुत लेट शुरू किया, लेकिन बार सूरत कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया पे जैसे कहते हैं आशिकार हो रहा है कि पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा था उस किस्म की काबिलियत अफ़गान तालिबान या बाकी लोगों के ऊपर या हमारी हरगिज़ नहीं है, और वो जो चाहे अपनी मर्ज़ी से करते रहते हैं क्योंकि सब अफ़गानिस्तान में ही मौजूद हैं। जी रज़ा साहब, आप इस पर क्या राय रखते हैं? आप भी अपना कमेंट कीजिए। जी, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है। इन्होंने शहजाद साहब ने भी और हाफिज़ साहब ने भी सारे जो उसके पहलू उसको ज़िक्र कर दिया। मेरे ख़्याल से यही बात करनी चाहिए कि आखिर इस जंग-ओ-जदल और कत्ल-ओ-गारत से निकलने का रास्ता क्या है? और रास्ता एक ही है, और जो कि अब मेरे ख़्याल से अफ़गान हुकूमत जो है वो भी मानती है, अमेरिका भी मानता है, चीन भी मानता है, रूस भी मानता है, वो ये है कि तालिबान के साथ कोई ना कोई समझौता कर वहाँ पर ये सिलसिला जो है बंद किया जाए। अब वो कैसे होगा, किन शराइत्स पे होगा, कौन उसको फैसिलिटेट करेगा, ये सवालात जो हैं ये ओपन हैं। पाकिस्तान ने इसका वादा तो किया था और फिर वो जो है निभ नहीं सका, क्योंकि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस 100% तो नहीं है तालिबान के ऊपर भी, जैसा कि शहजाद साहब कह रहे थे। लेकिन ये है कि इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं हो, ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि बिल आखिर अफ़गान जो तालिबान के लीडर हैं, एक मुल्ला उमर के बाद वो पाकिस्तान में ही उनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक हुई थी, और उनके बड़े पुराने मरासिम भी हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट और रियासती जो हैं इदारे उनसे। तो इसलिए पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट में अगर ये इन्फ्लुएंस कम भी हो तो कुछ उनसे बातचीत करके, कुछ प्रेशर डालकर ये करना चाहिए, क्योंकि देखिए अफ़गानिस्तान में अगर इंस्टेबिलिटी और ये वायलेंस वहाँ पे कायम रहेगा तो उसका असर डायरेक्टली हम पे पड़ेगा। अभी देखिए ना, वहाँ पर 50% जो तकरीबन ऑफिशियली 50% के करीब जो रकबा है वो तालिबान या उनके हिमायतियों के ज़ेरे असर है। और हम ये कहते हैं कि टीटीपी जो है उसने अफ़गानिस्तान में वहाँ पर पनाह ले रखी है, उसको अफ़गान इंटेलिजेंस की जो है सपोर्ट भी हासिल है। मगर अफ़गान इंटेलिजेंस की सपोर्ट तो हासिल होगी वहाँ पर जहाँ पे अफ़गान हुकूमत की अमलदारी है, लेकिन जहाँ पर तालिबान का जो है रूल है, वहाँ तो टीटीपी को भी शायद जगह मिल रही है। तो हमें आगे का सोचना है, अगले 5, 7, 10 साल का सोचना है कि हम इस मसले को कैसे हल करेंगे, कि अगर वहाँ पे इंस्टेबिलिटी रहेगी तो उसका असर हम पे पड़ेगा। और हमने तो ऑलरेडी, पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं इस जंग में, क्योंकि जिस तरह से हज़ारों लोग हमारे सिविलियन और फ़ौजी दोनों जो हैं वो शहीद हुए हैं, और अभी और ये अटैक्स कम नहीं हुए, और ये सारी चीज़ अफ़गानिस्तान से लिंक्ड है एक एक तरह से।
तो अब हमें ये फैसला करना है कि हमने अपने मुल्क को किस तरह बचाना है। हम एक तरक्की की शाहराह के ऊपर तो चल रहे हैं, लेकिन हम उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर उस वक्त तक टेक ऑफ नहीं करेंगे जब तक हमारा ईस्ट और वेस्ट में कुछ ना अमन किसी हद तक कायम हो जाएगा। नहीं तो ये जो जंगो-जदल की कैफियत है, उससे हमारी मईशत, हमारी माशरत और हमारे मुस्तकबिल पे बड़े गहरे असरात पड़ेंगे। अब पाकिस्तान को फिल फौर अपनी मुकम्मल डिप्लोमेटिक और हर तरह की मिलिट्री को भी, सिविलियंस को भी, तालिबान को टेबल पर लाकर कोई ना कोई हल निकालना है। चीन और रूस भी हमारे साथ अब मौजूद हैं, सुनने में तो यही आया है, तो इससे अच्छा मौका नहीं होगा। मगर वो जो हमारे असर में जो लोग होते भी थे ना, या जो हैं भी ना, उन्हीं के ऊपर प्रेशर आता है कि यार इनको मारो, इनको तबाह बर्बाद करो। तो जो हमारे जो कहने सुनने में थे वो भी हमारे, मैं शहजाद साहब की बात से एग्री करता हूँ कि वो भी हमारी इतनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है। मैं आखिरी ये कंक्लूड करते हुए मैं शहजाद साहब से ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये जो जितने बड़े उनके यहाँ वाक़यात हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का भी जो है वो बहुत बड़ा फेलियर है। तो एनडीएस जो है वो अपना हाउस इन ऑर्डर करने के बजाय रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने में, खित्ते के दूसरे ममालिक के अंदर जो टांगे वो अड़ाते रहते हैं और वहाँ पे जो वो कूदते रहते हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो अपनी चीज़ें जो है वो ठीक कर लें? वो ठीक होंगी, बाकी चीज़ें जो है खुद ब खुद ठीक होगी, उनके यहाँ सुकून होगा, खित्ते में ऑटोमेटिकली सुकून हो जाएगा। करना आसान होता है और अपने यहाँ दिफा करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप जब आप अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन में ऑपरेट कर रहे होते हैं तो शायद आपका ध्यान उतना नहीं होता जितना कि आप जब फोकस हमले करवाना चाहते हैं या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, पैसे देते हैं। लेकिन एक क्विकली बात कर दूं, मुल्ला अख्तर मंसूर का जो चुनाव था मुल्ला उमर की रिप्लेसमेंट के तौर पे, वो इस उम्मीद के साथ था और उसमें कोई शक नहीं कि उसमें पाकिस्तान की एजेंसीज का बड़ा रोल और पाकिस्तान का किरदार था कि ताकि ये जो तालिबान के साथ नेगोशिएशन का अमल शुरू हुआ है इसमें कोई खलल ना आए, ये था वजह। लेकिन जब वो बातचीत शुरू हुई तो जाहिर है कि हम सबको पता है कि फिर वो मुल्ला उमर का पहले नाम ले दिया गया, फिर मुल्ला अख्तर मंसूर को जब तैयार किया गया तो उनको उड़ा दिया गया एक ड्रोन हमले के साथ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ज़्यादा से ज़्यादा ही होती जा रही हैं। और तीसरी बात यह है कि जब ये सारे तालिबान जिनको कि पिछले 35-40 साल से हमारे यहाँ जिनकी फैमिलियाँ और बच्चे यहाँ पैदा हुए और बच्चे पढ़ रहे हैं, ये जब आते जाते रहते हैं हमारे यहाँ तो अपने उन कैंपों में आते हैं, उन घरों में आते हैं जहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भैया वक्त आ गया कि जितने भी अफगान यहाँ पे हैं इनको वापस अपने मुल्क ले जाइए, ताकि हम पे जो इल्ज़ाम लगता है जी कि अभी भी आपके असर सुख में हैं, कम अज़ कम ये तो ख़त्म हो, आप ही के मुल्क में हो, इनके बच्चे भी, फैमिलीज़ भी, और आप ही का असर सुख हो। तो मेरा ख्याल है कि यही एक उसका फाइनल हल है। गो कि हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास वाकई अब कार्ड्स बहुत कम रह गए हैं और उस लोगों के साथ मिलकर जो हम कर सकते हैं वो हमें करते रहना चाहिए, लेकिन बहुत बड़े हमें क्लेम्स भी नहीं कहने चाहिए कि हम यही कर लेंगे। या अमेरिका को कई दफ़ा हम इम्प्रेस करने के लिए कहते रहे हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन उनको मेरे ख्याल में अब अमेरिका को भी समझ आ गई है कि इनकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी सिर्फ एक लिमिटेड हद तक है। ठीक है, मुल्क के इस्तेहकाम को बेहतर करने के लिए कोशिशें जो हैं वो जारी रहेंगी। नाज़रीन, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूँगी और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।